कहानी के प्रश्नोत्तर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम भक्तिन कहानी के जो एक्सप्लानेटरी क्वेश्चंस जो बनते हैं, व्याख्यात्मक प्रश्न, उन पर विचार विमर्श करें और भी प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं उनको देख लें। पढ़ाने के दौरान मैंने आप लोगों को जो है लाइनिंग नहीं करवाई थी, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ध्यान से देखिए। फर्स्ट पैराग्राफ में मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। इसके बाद दूसरी पंक्ति लास्ट पैराग्राफ है। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। ठीक है, भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। इसके बाद यहाँ पर लाइनिंग है, छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। इसमें मैंने पढ़ाया था कि किस प्रकार उसने लड़कियों को जन्म दिया। आप इस पैराग्राफ को पढ़िएगा तो उसको क्या जो है झेलना पड़ा ससुराल में, कैसी उसकी जो है उसका निरादर हुआ। इसके बाद इस दंड भी विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। ठीक है। इसके बाद भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। इसी से किशोरी से युति होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। इसके बाद यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अब किस अपमान की बात की जा रही है, ऐसा प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है, उसको स्पष्ट करिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको मालूम होगा, आप फिर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद और भी इम्पोर्टेंट लाइन हो सकती हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाइनिंग क्वेश्चंस बनते हैं तो हो सकते हैं। आगे देखें नेक्स्ट पेज में 84 पेज पे, इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात। इसके ठीक बाद, इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। ठीक। इसके बाद भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरोवा कुंजरोवा कहने में भी विश्वास नहीं करती। जो मैं आप लोगों को लाइनिंग बता रहा हूँ, इन सब को मैंने अच्छी तरह से समझाया, व्याख्याएं इस पर की हैं, एक्सप्लेन किया है, और मुझे नहीं लगता आप दोबारा से इस पर एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत है। इसके बाद, पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य कहना है। ठीक है। इसके बाद, पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है। इसके बाद जो है मैंने कई जगह अंडरलाइन नहीं किया है, कोई पेज छोड़ दिया है, मुझे जो लगा है इम्पोर्टेंट वो मैंने कर दिया है। आप लोग फिर से कहानी जो है रिवाइज करिएगा।
भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है। ये भी जो है इम्पोर्टेंट जो है लाइन है। इसके बाद परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसके जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। ठीक है, यहाँ मुझे लग रहा है मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, वह मेरे ना जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ ना जा सकने की संभावना से अपमानित। वह मेरे, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, वह मेरे ना जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ ना जा सकने की संभावना से अपमानित। इसके बाद चलें, मैंने जब इसको चैप्टर ख़त्म किया था बताया था, फिर वही बता रहा हूँ। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। इसके बाद मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें ना धोती साफ़ करने का अवकाश नहीं रहेगा, ना सामान बांधने का, ना भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, ना मुझे रोकने का, तब चिरविदा के अंतिम क्षणों में वह देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। इसके बाद देखिए लिखा है, भक्तिन की कहानी अधूरी है पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके बाद जो इसमें प्रश्न बन रहा है वो प्रश्न भी आप लोगों के लिए मैंने यहाँ रखा है। पहला प्रश्न, सभी कहानी से कविता से आप जानते ही हैं सारांश बनता है। इसी तरह भक्तिन कहानी का सारांश लिखिए अथवा भक्तिन कहानी का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, भक्तिन कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तीसरा प्रश्न, वर्मा जी ने किस प्रकार भक्तिन का चित्र खींचा है, इसे केंद्र में रखकर भक्तिन का चरित्रांकन कीजिए। अथवा यही क्वेश्चन दूसरी तरह आ सकता है, भक्तिन का चरित्र चित्रण कीजिए। चौथा क्वेश्चन, भक्तिन कहानी के शीर्षक के औचित्य पर विचार कीजिए। पांचवा, भक्तिन कहानी की समीक्षात्मक विवेचना कीजिए। समीक्षात्मक विवेचना यानी कहानी की समीक्षा करते हुए बताइए। और किसी भी कहानी की कैसे समीक्षा करते हैं इस पर मैंने जो है आप लोगों को बताया था। आप लोग को ध्यान होगा, दासी कहानी के आधार पर मैंने समीक्षा लेखन बताया था। तो आप उन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करते हुए किसी भी कहानी की समीक्षा लिख सकते हैं, ऐसा मैंने बताया था। उसके लिए अलग से वीडियो ही बना था। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, जीवन के तीसरे परिच्छेद में भक्तिन के जीवन में कौन सी घटना घटी जिसके कारण भक्तिन को कमाई के विचार से शहर आना पड़ा, समझा कर लिखें। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देख लें। सातवां, भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है। लेखिका की इस उक्ति यानी स्टेटमेंट कथन को स्पष्ट कीजिए। ध्यान से आप लोग देख लीजिए। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है। लेखिका की इस उक्ति को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद और भी सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन जो मुझे लगा वैसा मैंने बनाया है। ऐसा प्रश्न आ सकता है, ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है, भक्तिन कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये जो मैंने आपको आखिरी लाइन जो बताई थी वही लाइन है, ऐसी विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। तो इस तरह से लाइनिंग क्वेश्चन जो है आपको लाइन दे करके भी बड़े प्रश्न बन सकते हैं। कहीं कहीं पर आपको समीक्षा को तोड़ करके छोटा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे भक्तिन कहानी की भाषागत विशेषताएं बताइए, है ना। तो आज हम इस कहानी के जो है सारांश को फिर से सुन लें, कहानी के सारांश को सुन लें, जिससे कि आप लोग का एक वीडियो में पूरी कहानी
जो है समा जाए, ऐसा हम लोग कोशिश करेंगे कि आज इसको समेट लिया जाए। ठीक है, तो कहानी की सारांश को देख लीजिए। महादेवी वर्मा की एक सेविका है जिसका नाम भक्तिन था। उसके चरित्र को प्रस्तुत करने के लिए लेखिका महादेवी जी ने रेखा चित्र का सहारा लिया है। रेखा चित्र ऐसी विधा है जिसमें चित्रात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति विशेष के शारीरिक रूप, आकार, रंग आदि को प्रस्तुत तो किया ही जाता है, साथ ही साथ उसके जीवन के विविध पहलुओं को जो है समेटा जाता है, जो उस लेखक या रचनाकार को प्रभावित करते हैं। अब जो है महादेवी जी ने बताया है कि भक्तिन जो है छोटे कद और दुबले शरीर वाली महिला है। हम थोड़ा आपको पेज पलट के भी दिखाते चलें कैसे महादेवी जी ने कहा है, तो इससे आप लोगों को जो है सुविधा होगी। तो महादेवी जी ने बताया है कि दुबले पतले शरीर वाली महिला है, छोटे कद वाली है, जो विचित्र समझदार है। काफ़ी समय से महादेवी जी के साथ है, लेकिन जब भी उससे कोई प्रश्न पूछता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो वह 50 बरस कहती है कि वह 50 बरस से लेखिका के साथ है। इस आधार पर लेखिका की उम्र 75 बनती है और भक्तिन की उम्र जो है 100 के पार हो जाती है, लेकिन इसमें भी वह थोड़ा भी कम नहीं करना चाहती। लेखिका कहती हैं कि सेवक धर्म में भक्तिन जो है हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली, स्पर्धा मैंने बताया था यानी कंपटीटर है, हनुमान जी उसके आगे उसके कंपटीशन में शामिल हो सकते हैं और कोई उसके आगे ठहर नहीं सकता। उसका असली नाम लक्ष्मीन है, लेकिन वह किसी को बताना नहीं चाहती। जब वह नौकरी के लिए आती है तो लेखिका के सामने ही उसका यह नाम जो है प्रकट होता है और वो कहती है कि इस नाम का वह उपयोग ना करें। लेखिका ने उसके गले में कंठी, माला आदि देख करके उसका नाम भक्तिन रख दिया, तो इससे वह बहुत गदगद हो उठी। भक्तिन के चरित्र को समझने के लिए लेखिका ने बताया है कि उसके चरित्र को समझने के लिए उसका इतिवृत्त जानना पड़ेगा, यानी उसके जीवन के पूरी तरह उसके जीवन को समझना पड़ेगा। कैसे वह इलाहाबाद के नज़दीक झूसी नामक स्थान में एक छोटे से गांव की बेटी थी और उसके पिता ने एक जो है सूरवीर थे, और किस प्रकार माँ जो है बचपन में मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब पिता ने 5 वर्ष की उम्र में उसका विवाह कर दिया और 9 वर्ष में उसका गौना हो गया। फिर किस प्रकार उसकी सौतेली माँ ने जो है उसे उसका जो है ससुराल भेजा। उसके विवाह के बाद ही जब उसके पिता बीमार हो जाते हैं तो माँ जो है सौतेली माँ कोई सूचना नहीं भेजती है, और अंत में जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु का समाचार इस लहजे से भेजती है कि पिता जो है मरणांतक हैं, बहुत बीमार हैं, इसलिए वह उनको देखने चली है। और यह जब सास जो है लक्ष्मी को यानी भक्तिन को यह सब बताती है, लेकिन वहाँ जाकर देखती है तो पिता की मृत्यु हो गई है, तो अपने ससुराल लौट करके आती है और अपने पति को खरी खोटी सुनाती है और चिर विछोह को जो है रो करके अभिव्यक्त करती है। जो गहने उन्हें रहते हैं सब फेंक देती है, देखिए यहाँ लिखा है। और भी माता पर भी क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फाँक कर उसने पिता के चिर विछोह की मनोव्यथा व्यक्त की। लक्ष्मण के जीवन के दूसरे परिच्छेद में 2 कन्या जन्म ली और जिठानियों के 2 लड़के हुए, लेकिन फिर भी ऊंची बन चुकी थी। घर में उसका और उसकी कन्याओं का अपमान होता था। खाने में भी भेदभाव था, जैसा कि मैंने बताया कि बड़े जिठानियाँ अपने लड़कों के लिए औटते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती
लेकिन उसकी बेटियों को वही काला गुड़ और मट्ठा मिलता। इसी तरह भक्तिन को भी जो है सही से नहीं मिलता था खाना पीना। लेकिन एक बात थी, इतना सब कुछ होते हुए भी उसके पति ने कभी भी उसके ऊपर उंगली तक नहीं उठाई। इसी पति प्रेम के कारण उसने अलग रहना स्वीकार किया और दोनों के परिश्रम के कारण ही उनका गृहस्थ जो है जीवन अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन विधि को ऐसा मंजूर नहीं था, इसलिए 29 वर्षीय पत्नी, 29 वर्ष की भक्तिन थी, तभी उसके पति जो है संसार से विदा हो गए। लेखिका के अनुसार, लेखिका कह रहे हैं कि शायद उसकी उम्र 36 के आसपास रही होगी, लेकिन जो है भक्तिन उसको आज भी बुढ़ऊ कहती है। अब उसकी जो संपत्ति थी यह सब देख करके उसके जो जिठौत थे उन सब के मुंह में पानी आ गया और उसको दखल करने के लिए तरह तरह के उपाय करने लगे। दूसरे विवाह के बारे में सोचने लगे, भक्तिन अगर दूसरा विवाह कर ले तो सारी संपत्ति उनकी हो जाए, पर ऐसा उसने नहीं किया। फिर उन्होंने दूसरी बुद्धि लगाई कि उसकी बेटियों का विवाह करना चाहा, वो भी किससे के साथ, अपने साले के साथ, ताकि जो है वह जो है घर जमा उस दामाद को जो है माध्यम से संपत्ति पर अधिकार रखे। लेकिन भक्तिन ने ऐसा कुछ किया नहीं। तो फिर क्या हुआ कि ज़बरदस्ती करके उसकी बेटी का विवाह जो है आरोप लगा करके उस के साथ करा दिया जाता है, जिसके साथ वह रहना स्वीकार नहीं करती है। यहाँ पर मैंने आपको जो लाइन लगाया यही है, अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। जब देखी सब कुछ तीतरबाज दमाज लुटा दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में कमाई के विचार से वह शहर में आई और महादेवी जी से उसका सामना हुआ। क्योंकि जो है बड़ी बेटी तो विधवा हो गई और छोटी बेटी का ये हाल हुआ कि ज़बरदस्ती उसको विवाह करना पड़ा। सब कुछ बिखर गया। तो जीवन के चौथे परिच्छेद में सेविका के रूप में महादेवी जी से आती है, तो उसके अद्भुत वेशभूषा को देख करके महादेवी जी को बड़ा डाउट होता है, ये साधु है कि सन्यासी है कि गृहस्थ है, कैसा माजरा है भाई, ये काम उम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ऐसा सोचती हैं। लेकिन जो है भक्तिन जैसी रहती है उसी रूप में महादेवी जी को प्रभावित कर लेती है और महादेवी जी उसके बिना नहीं रह पाती हैं। जिस तरह का वह भोजन बनाती है, महादेवी जी को उस तरह के भोजन की धीरे धीरे आदत हो जाती है। अब उनको जो है ग्रामीण भोजन जो है अच्छे भाने लगते हैं और उनके स्वभाव के जो है अंग बन जाते हैं। लेकिन भक्तिन जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, वह सार के अनुसार नहीं बदलती है। इसीलिए महादेवी जी कहती हैं कि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है, पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पुपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा। ऐसा अब उसके बोलचाल को लेकर भी हम पूरी कहानी तो पढ़ा नहीं रहे हैं, सारांश बता रहे हैं, इसलिए आप लोग जानकारी रखिए। ये देहाती अंदाज है उसका, जी कहती नहीं है, आए करके जो है किसी संबोधन को ग्रहण करती है। इसके अलावा भक्तिन जो है दुर्गुण की उसमें कमी नहीं है, इधर उधर करके पैसे जो है रख देती है, देखती पड़ा हुआ है, बाद में लेखिका को पता चलता है। इसी तरह जो है अपना सिर मुड़ाती है, जो कि लेखिका के मना करने पर भी नहीं मानती है, अपना अलग सिद्धांत दे देती है। इन सब के अलावा उसे अगर सोचा जाए कि पढ़ाई लिखाई का कोई ज्ञान नहीं है, मूर्ख है, तो ये भी गलत है, ऐसा महादेवी जी कहती हैं। क्योंकि वह विद्या के अभाव को लेखिका की पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। इसीलिए जब अंगूठा लगाने का बारी आती है तो उसको लगता है कि उसकी वयोवृद्ध है, उसका अपमान होगा, इसलिए कहती है मेरी मालकिन इतनी पढ़ी हैं तो हमको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ये दिन रात किताब में गड़ी रहती हैं। अब हम भी अगर पढ़ेंगे तो घर गृहस्थी कौन देखे सुनेगा। ऐसा जो है प्रभाव डाल देती है कि उसको पढ़ने के लिए कोई कहता ही नहीं है।
अब इसको एक और प्रभाव पड़ता है कि वह सबकी इंस्पेक्टर बन करके सबकी क्लास लेने लगती है, सबको ये करने लगती है। और इन सब के अलावा लेखिका कहती हैं कि जब कोई काम किसी को करना नहीं आता, करना मतलब सभी कहते हैं कि ये मेरे काम का तो हिस्सा नहीं है, महादेवी जी का स्वयं का काम है, लेखिका हैं, अध्यापिका हैं, तो इनका काम है आप आंसर शीट चेक करिए। लेकिन फिर भी जो है भक्तिन उन सब में भी अपने लिए काम ढूंढने के लिए तत्पर रहती। इसलिए जब लेखिका जो है कुछ करती हैं तो बार बार उनसे काम बताने का आग्रह करती है कि कुछ काम बताइए। नहीं होता है तो अधूरे चित्र को, आंसर शीट्स को बांध करके रखती है, चटाई बिछा देती है, पानी ला कर रख देती है, रात रात भर उनके साथ जगती रहती है। जब तक वे नहीं सोती हैं तब तक वह भी नहीं सोती है। और जब कोई पुस्तक प्रकाशित होती है तो उस पुस्तक के प्रकाशन में लेखिका जो प्रसन्न होती हैं उतना लेखिका को प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन भक्तिन को उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वह उस पुस्तक को जो है क्या करती है, पूरी तरह से उसको देखती है, उसको छूती है, स्पर्श करती है और उसमें वह जो है अपनी भागीदारी जो है खोजने का प्रयत्न करती है। वह सोचती है कि इसमें मेरा भी कोई हिस्सा होगा। ठीक है। इसके बाद देखें, युद्ध काल का जब समय आता है तो लेखिका को वह कहती है कि मेरे गांव चलिए। लेखिका बहाना मारती है कि मेरे पास पैसे नहीं, तो भी जो उसके पास रहता है बच्चा खुचा वो सामने ला के रख देती है। इन सब के अलावा अपने परिस्थितियों से समझौता करना भी अच्छी तरह जानती है। अपने जो रिवाज हैं, कस्टम्स, छुआछूत पाक विधि जो करती है, खाना पीना छुआती नहीं है, खाने को शुद्ध रखने का जो विचार है, तो उसको बाधा ना आए, लड़कियां वहाँ आराम से आ जा सके, उनके साथ हिल मिल सके, इसके लिए वो क्या करती है कि अपने भोजन को एक ही समय में दोनों वक्त का खाना बना करके अलग से ऊपर जो है रख देती है। फिर जो है एक कोने में जो है जगह को धो करके अपना नियम जो है कर लेती है। अब एक एक पॉइंट को हम लोग नहीं करेंगे, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो वैसे दौर में भी महादेवी जी कहती हैं कि ऐसा संबंध हो गया है भक्तिन और मेरे बीच कि मैं उसको जो है भुला नहीं सकती। ऐसे संस्कार हैं कि वह मेरे साथ जेल जाने के लिए भी तैयार है। वो कहती है कि जब नौकर मालिक के साथ सुख दुख में रहता है तो सुख में रहता है तो दुख में क्यों नहीं जाएगा। उसकी ये समझ में नहीं आता है कि जेल में जो है नौकरों की कोई ज़रूरत नहीं, कोई जाने भी नहीं देगा। लेकिन वो कहती है कि ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सोच में, भक्तिन की सोच में, जहाँ मालिक वहाँ नौकर, मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है, ऐसा लेखिका कहती हैं। इसलिए लेखिका महादेवी जी कहती हैं कि हमारे बीच एक अलग किस्म का संबंध हो गया है जिसे मैं चाह कर भी नहीं तोड़ सकती। उसको नौकरी से निकाल नहीं सकती चाह करके भी, और ना भक्तिन जो है जाएगी। लाख जो है उसको कोई गलती कर दे, लेखिका बोलेंगे, वो हंस करके टाल देगी। इस तरह जो है कहती हैं कि इस देहातीन वृद्धा ने मेरे जीवन को इस प्रकार प्रभावित कर दिया है कि इसको खो करके मैं इसके जीवन के कहानी को, जीवन की कथा को पूरा नहीं करना चाहती हूँ। इस तरह से जो है आपका ये भक्तिन कहानी का सारांश जो है हुआ। इसके बाद जो है जो प्रश्न है आपके इसी तरह है, और भक्तिन के चरित्र चित्रण की जो प्रश्न है, उस प्रश्न में मैंने बताया है और मैं फिर आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ क्या क्या पॉइंट बन सकती हैं। जैसे भक्तिन पिता से प्रेम करती है, पिता से प्रेम करने वाली आप पॉइंट दे सकते हैं। पति की प्रिय है, कर्मठ है, आत्मविश्वासी है, और इन सब के अलावा वह वाक्य चतुर भी है। इसके बाद बुद्धिमान भी है। आप जो है पूरी कहानी फिर से पढ़िएगा, आपको जो है पूरी की पूरी कथा वस्तु इसके चरित्र की समझ में आ जाएगी। बहरहाल आप अगर पूरी कहानी पढ़िएगा, जो जो मैंने अंडरलाइन करा है उन लाइन को देखते हुए चलिएगा,
तो उसमें से हर एक पॉइंट का आपको उत्तर मिलते जाएगा। पिता से प्रेम कैसे करती है, इसलिए वह जो है सब छोड़ छाड़ के भाग जाती है। पति से को प्रिय कैसे, वो भी आपको पता चल जाएगा। कर्मठ है कैसे कि पति के मरने के बाद सारी गृहस्थी संभाल लेता। आत्मविश्वासी इसलिए है कि वो अपने मन के अनुसार दूसरे को बना लेती है। ठीक है, तो इस तरह भक्तिन का चरित्रण भी आपका हो गया। अब जो है आपको जो पूछना होगा आप लोग फिर से जो है कमेंट करके पूछिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी जो है कविता पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।